आवाज आ रही है? कहाँ तक पढ़े थे? यस सर। हाँ सर, आ रही है। कितना प्रॉपर्टी लिखा दिया, लास्ट प्रॉपर्टी बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड ए कंडक्टर और मेटल। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस लिखना था वहां पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। और ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे जो कि फाई है। लिखना, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, total number of field lines passing normally, passing normally, passing normally to a given surface, passing normally to a given surface, passing normally through a given surface, placed in the, placed in the electric field, placed in the electric field is known as, is known as, known as electric flux, is known as electric flux. Next, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity. Next point, mathematically, 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 electric flux, mathematically, electric flux is given by, mathematically, electric flux is given by scalar product of, scalar product of electric field, scalar product of electric field and area vector, and area vector at a given location, at a given location. समझते हैं, यहाँ पे एक टर्म आएगा एरिया वेक्टर। यहाँ पे जो भी तुम्हारा एरिया है इसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड सिंपली जो होता है वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो एरिया ऑफ द सरफेस, जो भी सरफेस दिया हुआ है उसका क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन इट इज परपेंडिकुलर टू, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। जो भी सरफेस है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे अगर ये एरिया है तुम्हारा तो इस एरिया पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और अगर कोई कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस के लिए हर पॉइंट पे क्या होगा, एरिया वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के लिए डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। अगर तुम्हारे पास प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के लिए डायरेक्शन इज सेम एवरीवेयर। और अगर कर्व्ड सरफेस है
कर्व सरफेस के लिए जो एरिया का डायरेक्शन आएगा वो कैसा आएगा, नॉर्मल टू टेंजेंट एट ईच पॉइंट। अगर कर्व सरफेस है तो पहले वहां पे क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे तुम एरिया चाहते हो उस पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा, और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होगा, डायरेक्शन होगा। जैसे अगर ये कर्व सरफेस है, यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट खींचो, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगा इट विल रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर, यानी ये तुम्हारा क्या दे देगा, एरिया वेक्टर। अगर प्लेन है तो प्लेन में कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन सरफेस में हमेशा कहीं भी एरिया लोगे इट विल बी व्हाट, परपेंडिकुलरली होगा, एंगल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह जो एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री बनेगा। एरिया टू एरिया डीएस फील्ड लाइन से पास इलेक्ट्रिक फील्ड दैट लोकेशन then inside can be given as vector dot vector फ्लक्स जो भी होगा वो कितना होगा, डी फाई जो होगा इट विल बी ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, क्योंकि एरिया हमने क्या लिया, छोटा लिया हुआ, जैसे ये फील्ड लाइन है, और फील्ड लाइन है इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में। मान लो यहाँ पे एक छोटा सा हम एरिया काट रहे हैं, दैट इज डीएस, तो इस डीएस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, इधर की तरफ, ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ये डीएस रिप्रेजेंट करेगा। मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर जा रहा है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट तरीके से तो डी फाइव होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा जो है एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा लिख लेना नीचे, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया और एरिया वेक्टर में डिफरेंस होता है, एरिया वेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। So theta is angle between electric field and area vector। अब यही जो चीज है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे अगर ये छोटा सा एरिया के लिए निकाल लिए, अगर एक बड़ा एरिया रखेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हमें ध्यान देना होगा कि एरिया का टाइप क्या है, एरिया प्लेन एरिया है या फिर किस तरीके का एरिया है, कर्व है, या फिर फील्ड लाइन जो है वो किस तरीके के फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है या फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। तो बात करेंगे पहले यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस के लिए। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस का क्या मतलब,
यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन भी सेम होगा और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी जो होगा वो सेम होगा। और ऐसे फील्ड लाइन जो है यहाँ से आएंगे पैरेलल एंड इक्विस्पेस, पैरेलल एंड इक्विस्पेस, इस तरीके का ये जो फील्ड लाइंस बन रही हैं, ये फील्ड लाइंस किसके लिए बनी है? यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, यानी हर पॉइंट पे जो भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन भी उसका क्या होगा? सेम होगा। मतलब यहाँ जाके देखो, यहाँ 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 हर जगह वैल्यू जो होगा वो क्या कैसा होगा? बराबर होगा, सेम होगा। और जब फील्ड लाइंस इसके लिए ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल होना चाहिए, साथ ही साथ इक्वी स्पेस होना चाहिए। इन दोनों गैप में भी डिस्टेंस डी है, इसका भी डी होगा और इसका भी डी होगा। एग्जांपल फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय infinitely large plate। infinitely large प्लेट के चलते जो फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। या दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो भी फील्ड लाइंस बनेगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। या फिर एक कैविटी है, देयर इज ए कैविटी इनसाइड अ चार्ज स्फीयर, उसके अंदर जो फील्ड लाइंस बनता है वो भी यूनिफॉर्म होता है। बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डिफरेंट लोकेशन। फील्ड लाइंस के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे ऐसा भी फील्ड लाइंस हो सकता है, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, या फिर कुछ इस तरीके का फील्ड लाइंस हो सकता है। ये सारी जो फील्ड लाइंस है ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जैसे ये जो फील्ड लाइंस है इसका एग्जांपल दे सकते हो, जैसे ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो होता है उसके लिए डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है। ये जो फील्ड लाइंस देख रहे हो इट मे बी ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो भी फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा। दे ऑल विल कन्वर्ज टू अ पॉइंट जहाँ पे चार्ज रखा होगा नेगेटिव। इसलिए पॉजिटिव को यहाँ पे से ऐसा फील हो रहा है कि एक जगह से चार्ज ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ फील्ड लाइंस। या फिर नेगेटिव चार्ज के लिए अगर देखोगे
तो फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सिंक ऑफ फील्ड लाइंस। नेगेटिव चार्ज क्या है तुम्हारा, सिंक है, और पॉजिटिव चार्ज क्या है तुम्हारा, सोर्स है। सोर्स ऑफ फील्ड लाइन नोट में लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज इज सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज इज सोर्स ऑफ फील्ड लाइन, और सोर्स का मतलब क्या हुआ, वहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है। एंड नेगेटिव चार्ज इज सिंक ऑफ फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज इज सिंक ऑफ फील्ड लाइंस। और ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ करा है, इट मे बी ड्यू टू मोर देन ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ग्रुप ऑफ, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इस तरीके का जो फील्ड लाइंस मिल रहा होगा वो मे भी बहुत सारे चार्जेस के कॉम्बिनेशन के चलते मिल रहा होगा। एक किसी रीजन में अगर बहुत सारे चार्जेस रखोगे तो जो फील्ड लाइंस बनेगा वो कर्व बनेगा। अगर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है तो उस केस में फ्लक्स देखेंगे, ये डिस्कस करेंगे। प्लेन सरफेस, सरफेस कैसा रख रहे हैं, प्लेन सरफेस। और जब प्लेन सरफेस रखते हैं, प्लेन सरफेस रखोगे तो इस केस में क्या क्या होगा, जब भी कोई प्लेन सरफेस रखोगे तो थीटा जो होगा इट विल बी व्हाट, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा, देखो फील्ड भी यूनिफॉर्म है और सरफेस कैसा है, प्लेन है। मतलब जैसे अगर ये फील्ड है, इस फील्ड में ले जाकर के तुमने क्या कर दिया, एक प्लेट रख दिया, ऐसा एक प्लेट रखे हो, और इस प्लेट का एरिया मान लो ए है, तो जो एंगल बन रहा होगा फील्ड के साथ, ये ऐसा कुछ इस तरीके से ये टिल्ट करके रखे हुए हैं, तो जो एंगल बनेगा फील्ड के साथ इट विल रिमेन कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। कोई भी वेक्टर लोगे, एरिया वेक्टर किसी भी पॉइंट पे, तो वहां से प्लेट को ऐसे टिल्ट करके रखना है, बस ये वाला साइड दिखा रहे हैं। तो इसका जो परपेंडिकुलर डालोगे ये तुम्हारा क्या दे देगा, एरिया वेक्टर। ये तुम्हारा ऐसे प्लेट रखा हुआ है इस तरीके से, और उस प्लेट पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर और फील्ड के साथ जो एंगल बनता है दैट इज गिवन बाय व्हाट, थीटा। क्योंकि फील्ड हॉरिजॉन्टल है, और इसको बड़ा ड्रॉ कर दे। ये फील्ड लाइंस है और इसमें हमने क्या करा, एक प्लेट रखा है इस तरीके का। प्लेट का एरिया ये होगा, मे बी स्क्वायर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, कैसे भी रखो। प्लेन सरफेस पे रखोगे तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ इस तरीके का, एंड दिस परपेंडिकुलर विल रिप्रेजेंट व्हाट, एरिया वेक्टर। ये तुम्हारा ई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हर जगह सेम है। अब ये वेक्टर अगर मैं यहाँ रखता तो भी ऐसा 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 बनता, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर देखोगे, यही एंगल कितना होगा, थीटा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये थीटा। अब किसी भी पॉइंट पे जाओगे दिस थीटा विल रिमेन कांस्टेंट, इसलिए थीटा कांस्टेंट। साथ ही साथ तुमने प्लेट लिया है, उसका एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो डी फाई वाला फॉर्मूला है, डी फाई हमने देखा क्या है, ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर, या फिर इसको लिख सकते थे ई डी एस कॉस थीटा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। फाई को जब डी फाई को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी इंटीग्रेशन के अंदर अब क्या बचा, ई डी एस कॉस थीटा। अब सवाल में साफ साफ मतलब जो भी हेडिंग है उसमें साफ साफ लिखा होगा कि फील्ड क्या है तुम्हारा, यूनिफॉर्म, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हर जगह पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
और कॉस थीटा में थीटा जो है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि तुमने सरफेस कैसा लिया हुआ है, प्लेन सरफेस लिया हुआ है। तो प्लेन सरफेस के केस में थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई कॉस थीटा क्या होगा, बाहर आ जाएगा चुपचाप इंटीग्रेशन के। अगर इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो तुम्हें फाई कितना दिखेगा, फाई दिखेगा ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कहने का मतलब है टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ द जो भी प्लेन सरफेस तुमने लिया है। अगर मान लो इसका एरिया ए हमने लिया रहता तो फाई सिंपली क्या हो जाएगा, ये ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, Yes, ये हो sir. जाएगा हाँ सर दिख रहा है। cos थीटा। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये स्पेशल फॉर्मूला है, इसके लिए कैसे सरफेस के लिए हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी फाई ये cos थीटा जब हम यूज कर रहे हैं, कब यूज करेंगे, जब फील्ड यूनिफॉर्म होगा और साथ ही साथ सरफेस कैसा होना चाहिए, प्लेन सरफेस होनी चाहिए। अब इसको डिड्यूस कर सकते हो, इट कैन बी आल्सो रिटेड एज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। या तो इस फॉर्म में याद करोगे या तो इस फॉर्म में याद रखोगे। अगर एंगल दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एरिया का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो सीधे ये यूज कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म हो सकता है, अगेन एरिया वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगेन ये फॉर्मूला क्या है, स्पेशल फॉर्मूला, इसको हमेशा यूज नहीं कर सकते। अगर सवाल में तुमको यूनिफॉर्म फील्ड नहीं दिखेगा या फिर प्लेन सरफेस नहीं दिखेगा तो ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और हमेशा जो एंगल होता है वो किससे ढूंढते हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे ना तो एक और एंगल बनता है, दिस एंगल, ठीक, ये मान लो ये एंगल, इस एंगल को कभी कंसीडर नहीं करेंगे। प्लेन के साथ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल बनाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये वाला एंगल दे देता है, तो जब भी अगर ये वाला एंगल दे रहा है, मान लो ये, इसको फाई से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मान लो इसको अल्फा बोलना, ठीक है, तो अल्फा कभी भी इस फॉर्मूला में पुट नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, 90 माइनस अल्फा। इसमें ध्यान रखना, अगर प्लेन के साथ एंगल दिया हुआ है तो उसको हमें करना क्या होगा, परपेंडिकुलर के साथ चेंज करना होगा, और परपेंडिकुलर के साथ चेंज करोगे तो थीटा विल बी 90 माइनस अल्फा। हो गया। जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, थीटा कितना हो गया, जीरो, तो यहाँ पुट करोगे तो जो फ्लक्स मिलेगा इट विल बी व्हाट, मैक्सिमम इनटू ए सिंपली। और अगर थीटा कितना हो गया, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन ई इज पैरेलल टू, पैरेलल टू एरिया वेक्टर लिखें या प्लेन ऑफ एरिया लिखें, प्लेन ऑफ एरिया। एरिया वेक्टर के पैरेलल नहीं लिखेंगे, एरिया वेक्टर के पैरेलल मतलब एंगल जीरो, इसमें ई वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, ऐसा सिचुएशन बनता है, ठीक है। एरिया वेक्टर पैरेलल होगा किसके, थीटा के। उस केस में जो भी तुम्हारा फ्लक्स आएगा इट विल बी मैक्सिमम, सॉरी क्या फाई लिखना था, फाई मैक्स। और इस केस में क्या होगा, इस केस में दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ये लिखने का तरीका है। या फिर व्हेन ई वेक्टर इज पैरेलल टू, मतलब ये अगर तुम्हारा प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस पे टेंजेंशियली ऐसे पास कर रही है, तो फिर फ्लक्स कितना होगा, फाई जो होगा इट विल बी जीरो।
हो गया। कर्व सरफेस, अभी सरफेस कैसा हो गया, कर्व हो गया। कर्व कहने का मतलब है जो थीटा होगा इस बार इट विल बी नॉट थीटा कांस्टेंट नहीं होगा। और अगर थीटा कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ से अगर देखोगे तुम्हारे पास फाई क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन के बाहर कौन बस दिखेगा, ई दिखेगा, इट विल बी डी डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा इस बार बाहर नहीं निकाल सकते, या इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा डी एस, ये फाई के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या होता है, जैसे अगर तुम्हारे पास कर्व प्लेट दे दिया या कर्व सरफेस दे दिया तो इंटीग्रेशन के बाहर ये टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझ लो। जैसे कि हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था जो कि पैरेलल है, और पैरेलल होने का मतलब है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। लेकिन अभी जो हमने प्लेट रखा कुछ इस तरीके का रख दिया, पहले क्या कर रहे थे, इस तरीके का एक प्लेट रखा था जो प्लेन था, अभी प्लेट ऐसा रख दिया जैसे ये सरफेस जो है मेरा हाथ सरफेस, ये कैसा सरफेस है, कर्व सरफेस है। इसको मैं ले जाकर के अगर फील्ड में रखूंगा तो हर पॉइंट पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी ये इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इसके साथ एक मस्त चीज ये है कि मान लो तुम यहाँ पे अगर एक छोटा सा एरिया काटते हैं, छोटा सा एरिया काटोगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, पे टेंजेंट डालते तो ये डीएस थीटा का डायरेक्शन बनता होता। अब यहाँ पे क्या है कि जो टर्म हमें चाहिए वो कौन सा चाहिए, कॉस कंपोनेंट चाहिए बस। अब कॉस कंपोनेंट करोगे ना तो मान लो ये जो एरिया तुमने छोटा सा काटा हुआ है, इस एरिया के कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, इधर डीएस, ये तुम्हारा डीएस था, इस एरिया के दो कंपोनेंट है, एक डीएस कॉस थीटा और एक डीएस साइन थीटा है। अब डीएस साइन थीटा जो है ना, डीएस साइन थीटा वो कंपोनेंट है जो क्या हो जा रहा है, टिक्कर हो जा रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे ई के साथ डीएस साइन थीटा कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और जो भी एरिया वेक्टर अगर ई के साथ 90 डिग्री का एंगल बना देगा तो फ्लक्स उसके लिए कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब जो भी एरिया है उसका दो कंपोनेंट और एक कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ कोई फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वहां से कोई फ्लक्स नहीं आएगा। कि फ्लक्स कौन देगा, नॉर्मल एरिया, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में ही लिखा गया है कि फ्लक्स जो है वो कब काउंट होता है, when flux is normal to the given area। so flux नॉर्मल नहीं है, फ्लक्स जो है यहाँ पे जो फील्ड है वो नॉर्मल नहीं है। तो हम एरिया को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, तो एक कंपोनेंट जो होता है वो फील्ड के नॉर्मल आता है, एक कंपोनेंट फील्ड के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके चलते फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ऐसे ना बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स है, यहाँ पे एलिमेंट काटो, यहाँ पे एलिमेंट काटो, यहाँ पे ऐसे हर बहुत सारे एलिमेंट काटोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डी एस कॉस थीटा 1 प्लस डी एस कॉस थीटा 2 प्लस डी एस कॉस थीटा 3 एंड सो ऑन। और यही जो टर्म है वो कहाँ लिखा हुआ है, इधर। अब देखो ऐसे करने का मतलब है ना कि जो एरिया ऐसे टेढ़ा वाला था उसका तुम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हो, ये वाला एरिया जो ऐसे टेढ़ा था उसका कौन सा कंपोनेंट ले रहे हो, सीधा वाला कंपोनेंट। मतलब ये जो एरिया है ना, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लेन हो जाएगा। जब भी ऐसे एरिया है, इधर से लाइट अगर मैं फोकस कर रहा हूँ तो जो सरफेस बनेगा यहाँ पे वो कैसा बनेगा, प्लेन सरफेस होगा। मतलब ये जो पूरा एरिया होगा इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये जो कंपोनेंट है इसके, ये जो एरिया है इसका दो कंपोनेंट, एक पैरेलल हो गया और एक क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। सॉरी ये वाला जो एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरिया जो है क्या है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो है। यानी हर एरिया में से हम कौन सा एरिया छाट ले, डीएस कॉस थीटा वाला,
क्योंकि ये जो ds cos थीटा वाला एरिया यही फ्लक्स देगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे एरिया है, उन सारे एरिया में से हम कौन सा कंपोनेंट निकाल लिए? उन सारे एरिया में से ds cos थीटा वाला कंपोनेंट निकालिए। मतलब यहाँ पे ऐसे छोटा सा एरिया था, इसमें ds cos थीटा कंपोनेंट निकालने का मतलब है एरिया कैसा हो गया सीधा। जैसे ये एरिया था ना, इसमें से ds कंपोनेंट निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे होगा, तो एरिया किस तरीके से हो गया? सीधा हो गया। तो इस एरिया जो टेढ़ा था उसमें हमें ये वेक्टर चाहिए, और इस वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो समझना, छोटा सा एलिमेंट इस तरीके से था, इसको हम क्या कर रहे हैं? सीधा कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए ये जो किसके बराबर है? ts cos थीटा के बराबर है। मतलब ये जो टेढ़ा एरिया था, इसको इधर से लाइट फोकस करोगे तो ये कैसा बनेगा? इधर शैडो सीधा बनेगा, और उसी शैडो पे ds cos थीटा परपेंडिकुलर है। ये जो शैडो यहाँ पे बन रहा है ये छोटे से एरिया का, उधर से लाइट फोकस करा, उसी शैडो पे ये जो ये बनेगा, ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी इस एरिया का शैडो ये हुआ। वैसे ही मान लो एक ऐसा एरिया था, इस एरिया पे अगर इधर से लाइट फोकस करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा था उसके लिए ds cos थीटा बनाया। मान लो एक और सरफेस था कुछ इस तरीके का छोटा सा, फिर अगेन लाइट फोकस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? का प्रोजेक्शन बनेगा सीधा, और उस पे एंगल बनेगा ds cos थीटा 2। अब इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको छोटे छोटे एरिया को ऐड करोगे तो ये आकर के यहाँ मिल गया, ये आकर के यहाँ मिल गया। वैसे ही नीचे जितना भी एरिया वो क्या हो गया? आकर के मिल गया। तो जो भी टेढ़ा मेढ़ा एरिया यहाँ पे था उसको हमने क्या कर दिया? सीधा कर दिया प्रोजेक्शन लगा करके। आ रही बात समझ में? तो ये सारे जो ऐड कर रहे हो ds cos थीटा, ds cos थीटा 2, ds cos थीटा 3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हैं, सबको ऐड करने का मतलब क्या हुआ? कि जो भी एरिया का प्रोजेक्शन आएगा, जो भी एरिया का प्रोजेक्शन आएगा, कौन सा प्रोजेक्शन? परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ऊपर से करते तो हमें क्या मिलता? साइन कंपोनेंट मिलता। साइन कंपोनेंट नहीं चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है, फ्लक्स उसके चलते नहीं मिलेगा, फ्लक्स हमें चाहिए यहाँ से। तो इन सारे का सम प्रोजेक्शन के बराबर है। तो यानी ये जो पूरा टर्म है इसको क्या लिख सकते हो? फाइव विल बी सिंपली ई इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। अब तुम्हें क्या करना है? जो भी सरफेस दिया हुआ है टेढ़ा मेढ़ा वाला सरफेस, उसको क्या करना है? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर देना है? प्रोजेक्ट कर देना है। ये टेढ़ा था, इसको क्या कर देंगे? प्रोजेक्ट करके सीधा कर देंगे। कौन से डायरेक्शन में? ऐसे सीधा करेंगे कि प्लेन जो है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू व्हाट? प्लेन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां से सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंगल की अब जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी, किस पॉइंट पे कितना एंगल है, क्योंकि तुमने एंगल को ही काउंटर करने के लिए क्या करा है? प्रोजेक्शन लिया हुआ। समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से, ये सारी चीज नहीं लिखनी, बस इतना। फाइंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू passing through a hemisphere spherical surface kept in uniform electric field adds इनका जो वैल्यू है relative 5 न्यूटन, 5 न्यूटन पर कूलम, और जो आर है 0.1 सेंटीमीटर।
पाई। टेन पाई आ गया। चलो देखते हैं इसका सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो कर्व सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर ऐसे पास कराओगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अगेन यहाँ पे नॉर्मल डालोगे तो एंगल बनेगा, यहाँ पे नॉर्मल जो भी एंगल है, यहाँ पे थीटा 1, यहाँ पे थीटा 2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थीटा 3 एंड सो ऑन। एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, क्योंकि कर्व सरफेस पे डालोगे, कर्व सरफेस पे टेंजेंट डाला, नॉर्मल डाला, वो एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, इसलिए हर सरफेस पॉइंट पे जाओगे, हर सरफेस के इस पॉइंट पे जा रहे हो तो हर जगह एंगल क्या बन रहा है तुमको, अलग अलग बन रहा है। तो हम कभी भी इस एरिया से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इस एरिया से कैलकुलेशन करोगे तो तुमको एंगल चाहिए हर पॉइंट का, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। तो इसको क्या कर देंगे, सैडो ले लेंगे। इसका सैडो अगर इधर से लोगे तो अगर मैं यहाँ पे एक कटोरा रखूं, हेमिस्फेरिकल अगर बाउल रखूंगा, तो उसका जो सरफेस यहाँ बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्कल। जो भी सैडो बन रहा होगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा ऐसे, ये सर्कुलर शैडो बनेगा इसका। और इस शैडो का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया था, ये सर्कल, यही इसका शैडो बनेगा। क्योंकि अगर इधर से मैं लाइट प्रोजेक्ट करूंगा तो ये जो शेडेड एरिया है वो उसका क्या बन रहा होगा, शैडो बन रहा होगा। यानी हमें इस शैडो का एरिया चाहिए, और एरिया जो शैडो का होगा, शैडो बोल लो या फिर प्रोजेक्शन बोल लो, कितना होगा, πr²। आ रही बात समझ में। तो हमें ये 2πr नहीं चाहिए, ये जो 2πr वाला यहाँ पे एरिया है, जो इसका 2πr² वाला है, ये एरिया नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो एरिया यूज करोगे तो क्या चाहिए तुम्हें, एंगल चाहिए, जो कि तुम्हें पता नहीं है। और यहाँ पे हर पॉइंट पे एंगल वेरी कर रहा है, तो हम उससे नहीं सोचेंगे, हम किससे सोचेंगे, प्रोजेक्शन से। तो अगर ये जो भी तुम्हारा बाउल है, इधर से लाइट प्रोजेक्ट करते तो जो एरिया बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्कुलर एरिया बनेगा। और सर्कुलर एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अब तुम्हारा काम खत्म। जो फाई होगा इधर, शैडो या प्रोजेक्शन का एरिया अगर एक बार मिल गया तो फाई क्या होता है, ई इंटू एरिया ऑफ शैडो। सो ई कितना दिया, 5, इसका यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और ये पाई इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में दिया है, उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ .1 है ना, हाँ ठीक है, 0.1 है, तो ये तुम्हारा आंसर। टू करा, क्यों टू से क्यों करा, बाहर वाला सर पे चले गया क्या, हाँ बता दे। यूनिट इसका वीबर रखते हैं या फिर मैक्सवेल रख सकते हो, अभी नोट बाद में लिख लेना। फ्लक्स का जो यूनिट होता है, इसका यूनिट अगेन नाम दिया गया साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए, वीबर बोलते हैं एसआई यूनिट, या फिर इसका जो सीजीएस यूनिट है उसको मैक्सवेल बोलते हैं। या फिर इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये किस फॉर्म में लिखेगा, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर एक और लिख सकते हो, जैसे अगर इसको वोल्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या दिखेगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है तुम्हारा, वीपर। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स पेपर, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू। या बाकी सारे यूनिट तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, न्यूटन का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वाला भी हो जाएगा, या फिर वोल्ट मीटर, वो सारे जो एरिया और करके लिख सकते हो, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कर लो, या फिर वोल्ट मीटर, ये सारे जो यूनिट है इसके लिए होंगे फ्लक्स के।
समझते हैं फील्ड वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तुम्हारे लिए अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, तो जो सरफेस होगा वो मोस्ट ऑफ द केस क्या करके देगा, पैरेलल देगा। सरफेस जो होगा वो क्या होगा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे लिए, आप समझना। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है अगर सरफेस जो है वो प्लेन हो गया, सरफेस कैसा दे दिया, प्लेन सरफेस दे दिया। मान लो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको एग्जाम क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। लेट या E इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। किसी भी लोकेशन पे हम देख रहे हैं कि E का जो वैल्यू है, E वेक्टर जो है वो कितना है, 5x स्क्वायर आई कैप। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखोगे तो ये वेरी कर रहा है, इसका डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा हर पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग होगा। x का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 0, x की वैल्यू 1 रखोगे 5, x की वैल्यू 2 रखोगे 20 एंड सो ऑन वेरी करेगा। तो ये फील्ड कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, दोनों चेंज होगा, किस कैटेगरी में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के कैटेगरी में आएगा। अब इस केस में तुमसे पूछ रहा फाइंड फ्लक्स passing through a plate kept parallel to y-axis, at x equals to 3 meter. Find flux passing through a plate kept parallel to y-axis at x equals to 3 meter and has area of repeat 2 meter square. तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। एंगल हर जगह पे कितना होगा, सेम होगा। पैरेलल टू द वाई एक्सिस कहने का मतलब है, देखो प्लेट इज के पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी एरिया वेक्टर किधर होगा, एक्स के डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा, 0। ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, ये नहीं बोल रहा है कि एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एरिया वेक्टर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता फिर क्या होता, फिर 0 हो जाता है। एरिया वेक्टर पैरेलल तो समझ लो ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये क्या है तुम्हारा एक्स एक्सिस। अब प्लेट जो रखा हुआ कहाँ रखो, एक्स इक्वल टू 3 मीटर पे, और बोल रहा है कि प्लेट केप्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस, कहीं भी वेक्टर का नाम नहीं लिया। अगर यहाँ बोले था एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर वो दूसरा सिनेरियो होता। यहाँ पे प्लेट को पैरेलल रखा गया किसके, वाई एक्सिस के, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, इधर। ये होगा तुम्हारा एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है। और जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल होते हैं तो जो थीटा होता है वो कितना होता है, 0। यानी सिंपली अब यहाँ पे जो भी तुम्हारा फाई होगा, फाई जो होगा E एट एक्स इक्वल्स टू 3 इनटू एरिया। देखो वेरी कर रहा है हर पॉइंट पे, एक चीज समझ लो। अब वही तुम्हारे लिए आसान क्यों होगा ये, क्योंकि भले इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है हर पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन जहां प्लेट रखा हुआ है उस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। जहां पे प्लेट रखा हुआ है ना उसके लिए एक्स की तो वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि प्लेट अगर पैरेलल ऐसा हुआ तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और ऊपर भी सारे पॉइंट पे कितना है, 3 है। यानी जब प्लेट से पास कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो भले फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो कन्वर्ट हो गया यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यूनिफॉर्म इसको नहीं बोल सकते हैं। हर पॉइंट पे भले ही यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, वो क्वेश्चन उस तरीके से डिजाइन किया गया। अगर इसी को एंगल पे दे देता, अगर इसी प्लेट को कैसा दे देता एंगल पे, फिर तुम कैलकुलेट नहीं कर पाते। उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए एरिया का प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे अब क्या होगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, फिर तुमको एंगल चाहिए। तो अगर प्लेट जहां से जहां तक वेरी करेगा उसका पूरा लेंथ चाहिए कि किस रीजन में रखा हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो इस प्लेट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हम सीधे जो यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला था वो यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए x इक्वल्स टू 3 पे तुमको चाहिए, वैल्यू पुट करो कितना आएगा, टोटल 90, यानी ये पुट करोगे तो ये आएगा 9 इंटू 5 45। अगेन इधर कुछ यूनिट नहीं दिया तो ऐसा यूनिट मान कर लेंगे। एरिया जो होगा विल बी 290 वीपर फ्लक्स होगा। क्या चाहते हो, हार्ड बना दी इसको? नहीं नहीं, प्लेट ऐसे रखा हुआ, यहाँ x इक्वल्स टू 5 है, यहाँ x इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, एंगल निकाल सकते हो, मान लो ये एंगल दे दिया तुमको 120। अब कैलकुलेट करो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस प्लेट। करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो फिर अगर नहीं कर पाओगे तो देगा। एक और लिख दो, देखना। a point charge a point charge q a point charge q is placed a point charge q is placed at the center of a point charge is placed a point charge q is placed at the center of a hemispherical bowl. The center of a hemispherical bowl, simply hemisphere भी लिख सकते हो, तो उससे भी काम चल जाएगा। Hemisphere at the center of a hemisphere of radius r, find find flux passing through, flux passing through to the hemisphere. So to थोड़ी देर passing through the hemisphere. बेसिक जो फॉर्मूला है जहाँ से पूरा फ्लक्स आया वो कौन सा फॉर्मूला, डी फाई इज इक्वल टू पी डी एस कॉस थीटा। सब कुछ यही से तो आता है। तुम जब भी सोचना स्टार्ट करेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नया क्वेश्चन आ गया तो जब सोचना स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे, इधर से। तो गॉस लॉ अगर पढ़ा दिए रहते तो ये सवाल जो होता आंख बंद करके हो जाता। गॉस लॉ अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके पास जाना पड़ेगा। सॉल्व करोगे इससे भी हो जाएगा, लेकिन गॉस लॉ अगर पढ़ाए रहते तो फिर अभी तक हो गया रहता। बहुत सारे लोग इसको कर दिए रहते। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, गॉस लॉ से करोगे या फिर इससे करोगे, दोनों से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। कितना, क्यू बाई 2 पाई r स्क्वायर, पाई पाई आर स्क्वायर तो यार डायमेंशनली इनकरेक्ट है। वीबर कैसे हो सकता है? यू बाई पाई आर स्क्वायर इज
सोचो सोचो, मैं सोच पा रहा था। देखो इसमें क्या है ना, जो पॉइंट चार्ज है इसके चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये जो पॉइंट चार्ज है इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और ये रखा कहाँ हुआ है, सेंटर पे। किसके सेंटर पे, एक हेमिस्फेयर के सेंटर पे। कुछ इस तरीके का हेमिस्फेयर है जिसके सेंटर पे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट चार्ज उठा करके रख दिया। अब ये जो पॉइंट चार्ज है ये फील्ड लाइंस बनाएगा। पॉइंट चार्ज के चलते जो फील्ड लाइंस होता है वो कैसा होता है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड इस तरीके का बन रहा होगा। अब ये किस कैटेगरी में आएगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में आएगा। और साथ ही साथ जो सरफेस है वो कैसा है, कर्व सरफेस है। तो सर फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, सरफेस भी कैसा है, सरफेस भी कर्व्ड है। लेकिन अगेन तुम्हारे तुमसे क्वेश्चन पूछा गया ना कुछ इसमें होगा आसान चीज। अब आसान क्या है ना, कि जब ये कर्व सरफेस बना रहे हो तो देखो इस पॉइंट चार्ट से हर जगह का डिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी आर सेम हो गया। तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इस सरफेस पे, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस पॉइंट चार्ज क्यू के चलते कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस सरफेस पे, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस पे हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है क्यू से वो कितने के बराबर होगा, रेडियस के बराबर। और अगर हर पॉइंट पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वैल्यू को रेडियस पुट करने के बाद, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो भले जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, लेकिन अगेन तुम्हारे लिए क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म चला गया क्योंकि हर पॉइंट पे जहां पे सरफेस रखा हुआ है उस पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये चीज तुमको मिल गया, अब नेक्स्ट क्या चाहिए, तुमको चाहिए थीटा। अब समझो कहीं भी देखोगे ना, जो फील्ड आएगा इट विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा तुम्हारा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होगा। अब समझना एक बात, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, उस पे टेंजेंट डालो और उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी व्हाट, एरिया वेक्टर। तो अगर मैं इस पे टेंजेंट डालूंगा तो इस तरीके का, और टेंजेंट में जो टेंजेंट पे जो भी चीज परपेंडिकुलर होता है इट पासेस थ्रू व्हाट, सेंटर। सो यानी इस केस में एरिया वेक्टर भी किधर आएगा, इधर आएगा। और ये इसी केस के चलते नहीं हो रहा है, यहाँ भी पॉइंट लोगे, यहाँ भी पॉइंट लोगे, यहाँ भी पॉइंट लोगे। हर एक केस में अगर टेंजेंट डालते हो और उस पर नॉर्मल डालोगे दैट विल पास थ्रू व्हाट, सेंटर। यानी हर पॉइंट पे ds वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर। हर पॉइंट पे ds वेक्टर क्या है तुम्हारा, पैरेलल टू ई वेक्टर। यानी इस केस में थीटा जो होगा हर पॉइंट पे कितना आएगा, 0 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में ई तो हर जगह कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 0 पुट करोगे कॉस 0 कितना होगा, 1। यानी अगर यहाँ से फाई कैलकुलेट करना चाहते हो तो फाई विल बी सिंपली ई डीएस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि थीटा 0। साथ ही साथ ई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन डीएस कहने का क्या मतलब है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, so it will be q divided by 4 pi r square epsilon naught into टोटल सरफेस एरिया कितना होगा हेमिस्फेयर का, 2 pi r square। तो इधर देखो 2 pi r square। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन वाले से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने प्रोजेक्शन क्यों नहीं लिया। प्रोजेक्शन लेने की नहीं जरूरत है, क्योंकि एंगल हमने प्रोजेक्शन कब लेते थे, जब एंगल के साथ दिक्कत होता था, एंगल हर एक पॉइंट पे अलग अलग बन रहा था, तो वहां से प्रोजेक्शन ले लिए थे, कैलकुलेट कर लिए थे। और प्रोजेक्शन ध्यान देना लिए कब थे, जब फील्ड यूनिफॉर्म था। फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म। और जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर प्रोजेक्शन लोगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली काम बन जा रहा है तो बिना प्रोजेक्शन से कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा, 5 इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है।
जल्दी कर। एक और सवाल है, फाइंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू, find net flux passing through the given tube. F electric field. ये ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मतलब अगर सामने से ऐसे प्रोजेक्शन बनाओगे तो क्या दिखेगा, एक ऐसा सरफेस दिखेगा। ट्यूब पूरा 3D में बनाया गया, इस तरीके से रखा हुआ, मतलब कि ये जो साइड है इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से 3 मीटर, और जो दूसरा साइड है उसका डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। अभी तुमसे किसी सरफेस से फ्लक्स नहीं पूछ रहा है, तुमसे किससे पूछ रहा है, एक क्लोज्ड सरफेस से पूछ रहा है। क्लोज सरफेस का यहाँ पे मतलब होता है जो वॉल्यूम इनक्लोज करे। तो अभी अगेन हमने क्लोज सरफेस गॉस वाला पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए बेसिक से ही चलेंगे, इससे जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो कितना होगा। हम्म, 160। क्या तुम बोल रहे थे, साइड कैलकुलेट नहीं हो जाएगा क्या। कल टेस्ट है तुम लोग का, संडे को तो क्लास है ना तुम्हारा। केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे कि घट रहे हैं, कोरोना केस अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है, नहीं चेक कर रहे हो। हाँ क्या बोल रहे हो। हाँ मतलब वो होता है ना, सरकार फ्रेंड थोड़े देखती है, वो डाटा देखती है। उनको चाहिए क्या, उनको भी पता है कि बच्चे थोड़े डर रहे हैं कोरोना से, लेकिन सबसे पहले क्या बंद होगा। हाँ नहीं, वो अपोजिशन वाले कार्टून होते हैं ना, जो भी अपोजिशन में बैठा होता है उसको क्या दिखता है, सामने वाले में बुराई। उसको चाहिए कोई मौका मिले, तो अगर एक भी स्टूडेंट टपक गया ना तो फिर गाली सुनना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यार तुम्हारे चलते बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। लेकिन क्या बता, बच्चा रूम में बैठे बैठे मर गया।
पागल हो रहे हैं बच्चे आजकल रूम के अंदर बैठ के। ज्यादा हो गया ना, अब 2 साल बहुत हो गया। नहीं कर पाओगे, चलो देखते हैं। देखो इसमें, देखो बाकी सरफेसेस की अगर बात करें, जब भी इस तरीके का, हाँ 120, और किसी कुछ आया है? तुम्हारा कितना आया था? 160, और किसी कुछ? चलो देखते हैं 120 या 160 में कौन सा आता है। देखो इसमें है क्या ना, अगर बात करोगे तो इसके पास कितना एरिया है, कितना सरफेस है? टोटल 6 सरफेस है। क्यूब के केस में टोटल कितने सरफेस मिलेंगे? 6 सरफेस मिलेंगे। अब उन सारे 6 के 6 सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो कैलकुलेट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर देख रहे हो तो 6 में, हाँ 6 में 4 जो सरफेस है, दिस इज दे आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे समझते हैं ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायरेक्शन दिया हुआ है। एक ऊपर वाला जो सरफेस है और एक नीचे वाला जो सरफेस है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो फ्लक्स वहां से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर एरिया पैरेलल हो गया, प्लेन ऑफ एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से कोई फ्लक्स नहीं आता है। तो ऊपर एक सरफेस नीचे एक सरफेस दोनों मिला करके वहां से फ्लक्स पास नहीं करेगा। अब बात करते हैं, ये फील्ड था। अगेन ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पे जो सरफेस है वो, और इसके इधर जो सरफेस है वो अगेन दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गया। मतलब हमारे पास बचेगा क्या? 2 सरफेस। एक जो सरफेस एक्स इक्वल्स टू कहाँ पे है? 3 मीटर पे, और एक एक्स इक्वल्स टू 5 मीटर पे है। इन दोनों सरफेस से फ्लक्स पास कर रहा है ऐसे। और जब यहाँ से फ्लक्स पास करेगा तो अगेन इसके लिए भी थीटा की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए भी थीटा की वैल्यू 0। तो यही दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, और 0 बन रहा है। तो इन दोनों के चलते आएगा। तो अब तुम्हारा काम क्या है कि पहले इस प्लेट के लिए निकालो, फिर क्या निकालो? इस प्लेट के लिए। अब क्यूब के केस में क्या होता है, क्यूब जब भी कोई क्लोज्ड सरफेस दिया हुआ है, तो क्लोज सरफेस के लिए हम बात करते हैं इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स। जब भी तुम्हें क्या दिया हुआ है? क्लोज्ड सरफेस दिया हुआ है। ये कैसा सरफेस है? क्लोज्ड। और यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है कि एनी सरफेस विच इनक्लोजेज अ वॉल्यूम। डेफिनेशन लिखाएंगे क्लोज सरफेस का जब गॉस लॉ चलेंगे तो ये जो वॉल्यूम है ना, इसमें फ्लक्स यहाँ से घुस रहा है। जो फील्ड लाइन से यहाँ से क्या करिए? अंदर जा रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। तो यहाँ कंसेप्ट आता है इनवर्ड फ्लक्स का, और इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स। ये हमेशा कब यूज करेंगे? जब तुम्हारे पास कैसा सरफेस दिया होगा? क्लोज्ड सरफेस। सिंगल सरफेस देगा उसके लिए मत सोचने लग जाना कि सर यहाँ पे प्लेट रखा हुआ है, फ्लक्स किधर इनवर्ड हो रहा है किधर आउट, कहीं इनवर्ड आउट नहीं हो रहा है, ऐसे निकल गया। तो ये इनवर्ड फ्लक्स, क्योंकि यहाँ से ट्यूब के अंदर जा रहा फ्लक्स, यहाँ से फ्लक्स क्या हो रहा है? आउटवर्ड फ्लक्स है। अब इसका जो साइन होता है दोनों का अलग अलग होता है, वो समझेंगे। तो अगर तो इनवर्ड फ्लक्स निकालोगे, इनवर्ड या फाई इन से काम चला रहे हैं, फाई इन जो होगा इट विल बी ई इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना पे? 3 पे, एरिया ऑफ द प्लेट। प्लेट का जो एरिया है, कौन सा प्लेट? तो यहाँ पे जो सरफेस रखा हुआ है इस तरीके से वो, तो x इक्वल्स टू 3, ये पुट करो कितना आएगा? 15 इंटू एरिया कितना होगा तुम्हारा? एरिया होगा 4, क्योंकि ये साइड लेंथ जो होगा वो कितना है? और सवाल में क्या लिखा हुआ है? क्यूब, यानी सबका साइड क्या हो जाएगा? 2 के बराबर। तो 2 इंटू 2 कितना बनेगा तुम्हारा? 60 पर। अब कैलकुलेट करते हैं फाई आउट। फाई आउट जो होगा वो कितना होगा? फाई आउट के लिए ई कब निकालना पड़ेगा? एक्स इक्वल्स टू 5 पे। ई 5 पे क्यों निकालना है? क्योंकि ई 5 पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। तो 5 पे निकाल लिया, अगेन एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ तुम्हें दिखेगा 5 पुट करोगे तो 25 इंटू 4 कितना होगा? 100 पर। तुमने क्या क्या बताया? 120 और 160, इन दोनों में कोई आंसर नहीं है। तो लिखेंगे इसमें। अब फाई नेट जो होगा, फाई नेट विल बी फाई इन प्लस फाई आउट। लेकिन फाई इन और फाई आउट के लिए क्या होता है? साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। तो इतना लिखने के बाद इसके नीचे ब्रैकेट में लिखना, पहले यहाँ तक छापो। यहाँ तक लिख लो जल्दी से। समझ में आ रहा है सबको? बुझा जिसको कष्ट है यहाँ तक?
तो सब कोई कष्ट फ्री हो। बहुतों को तो कष्ट होता है, बताते भी नहीं। सर ये क्या कष्ट है, हम तो अलग अलग बाहर की दुनिया में अलग कष्ट से व्यस्त हैं। होते हैं ना कुछ लोग, पढ़ाई उनके लिए कष्ट नहीं होता है, लेकिन और भी वो बहुत सारी चीजें तो जो कष्टदायक होती है, उसी में उलझे रहते हैं। अभी नहीं उलझना है, नहीं तो फिर यहाँ जो आला टंगा रहेगा ना वो गायब हो जाएगा। अब सोच लो, आला टांगना है कि जिंदगी भर कष्ट टांगना है। बांग्ला में क्या बोलते हैं? हमको लगा बांग्ला में कुछ अलग वर्ड होगा। नहीं है, आज तक सुने ही नहीं हो तो। अच्छा, इंग्लिश स्टार्टिंग से इंग्लिश में? नहीं, मतलब हम तो चौथी पांचवी तक हिंदी मीडियम, चौथी पांचवी या सातवें तक हिंदी मीडियम थे, तो हिंदी मीडियम वाले जानते हैं। उसके बाद इंग्लिश मीडियम शिफ्ट हुए। क्या? कस के बोलो ना यार, वो धीरे धीरे मन में पता नहीं गाली उली दे लेता है, फिर उसके अगल बगल वाले तीन चार सुन के खुश हो जाता है कि अरे मास्टर को गाली दे रहा है। फिर उसके बाद अपने में अपने अंदर ये स्टड बन के बैठे रहते हैं, अरे हम बहुत कुछ भी बोलो कस। देखो धीरे से बोलोगे ना तो अच्छी बातें भी क्या लगेंगी, गाली लगेंगी। तो हाँ, तो वही तेज बोलते ना थोड़ा, हमको बहुत मेरी बड़ाई कर रहे हो, हमको ही सुनाई नहीं दे रहा। बुराई सुनाई नहीं देना चाहिए, पढ़ाई तो आनी चाहिए ना यहाँ तक कि हाँ सर हम आपकी बड़ाई कर रहे हैं। गाली तो बाहर जाके वो मत सुना हमको। वो तुम अपने तक रखो कि क्या घटिया मास्टर है यार। इस तरह ये बोल सकते हैं, बच्चे बोलते भी है कि यार क्या ही ना बकवास पढ़ा रहा है। या फिर फिजिक्स मास्टर ज्यादा गाली सुनते हैं, यार क्यों पढ़ना है फिजिक्स में। बायोलॉजी वाले बच्चे जो सबसे परेशान रहते हो, किससे ज्यादा परेशान रहेंगे? फिजिक्स मास्टर से। बाहर जाके अब हमारा सिलेबस, हम मास्टर तो पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में नहीं हुआ तो हम फिर कुछ और पढ़ाएंगे, या तुमको नहीं पढ़ाएंगे, अब हमको क्यों गाली दे रहे हो? जाओ यार, मिनिस्ट्री की गाली दो, MHRD वालों को दो यार, वही सिलेबस बना करके रखे हुए हैं। हाँ, फिजिक्स मास्टर की कोई गलती नहीं है। नहीं झेल पा रहे हो, सो जाना। मेरे क्लास में सोना अलाउड है, सोना खाना पीना कुछ भी सब अलाउड है। हाँ, कुछ खराटे ले लो, अगल बगल वाला परेशान होगा तो तुमको चाटा मारेगा, हमको क्या दिक्कत है? अगर इसके साइड में बैठ के सो के कोई अब ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि हाँ मुझे पढ़ना है, बगल वाला सो रहा है, खराटा ले रहा है, तो मैं तो बियर कर लूंगा, बगल वाला चाटा दे देगा कि सो रहा है तो आराम से सो, खराटा क्यों ले रहा है? वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम झेल लो। अब इसके लिए मैं ही आऊंगा कि यार खराटा मत ले यार, तो सो रहा है ठीक है लेकिन खराटा मत ले। हम जब तक यहाँ तक डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचेगा ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, तब पढ़ाने में अगर दिक्कत हुआ, तब हम ये भी गाली सुना सकते हैं, डांट सकते हैं। नहीं तो जो डिस्टर्बेंस उधर पैदा हुआ उधर ही रह गया, मेरे पास नहीं पहुंचा, तो हमको फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमको क्या करना है, बोर्ड पे ऐसे लिखना है, तुमको छपवा देना है। हाँ, अब तुम कहाँ छापोगे, जेरोक्स मशीन हो, अब तुम कहाँ छापोगे वो तुम पे डिपेंड करता है। कॉपी पे छापो, दिमाग में छापो, कॉपी पे छापोगे तो फिर वो वहीं पे रह जाएगा, दिमाग में छापोगे तो उल्टी करके आओगे एग्जाम में, जो कि ज्यादा जरूरी है। तो छापो, लेकिन सही जगह पे छापो। ठीक है, चलो इसमें लिखना, इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज, नोट में लिख सकते हो, और वो याद रखना हमेशा, ये गॉस लॉ में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। क्लोज्ड सरफेस के लिए या ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इनकमिंग फ्लक्स is taken as negative। इनकमिंग फ्लक्स को क्या रखेंगे, नेगेटिव लगेंगे, यानी जो भी फ्लक्स इनवर्ट टू द बॉडी है, इनवर्ट टू द क्ले सरफेस है, उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसका रिवर्स वाला क्या होगा, एंड आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। बस काम खत्म है। सो इस क्वेश्चन में ये तुम्हारा नोट हो गया। तो फाई नेट इस क्वेश्चन के लिए जो होगा, फाई इन जब पुट करोगे तो तुमने कैलकुलेट कितना करा, 60, लेकिन पुट करेंगे कितना, -60 प्लस कितना, 100।
तो जो आंसर होगा कितना होगा 40 कितना वीपर। अब ये पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब ये है कि जो नेट फ्लक्स है इट इज आउटगोइंग। नेट जो फ्लक्स है वो क्या होगा आउटगोइंग है, मतलब यहाँ से फ्लक्स निकला, फ्लक्स चला गया, फ्लक्स बाहर जो निकल रहा है वो ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, ज्यादा निकलने का मतलब ये है कि तुम्हारा तब ये पॉजिटिव में है, क्योंकि आउटगोइंग फ्लक्स इज मोर देन व्हाट इनकमिंग फ्लक्स। तो इस केस में 5 पॉजिटिव होगा। अगर 5 पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्यूब है इसके अंदर कुछ चार्ज है। ठीक है, ऐसा कुछ है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना है ना दैट इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यहाँ पे इस पूरे वॉल्यूम में क्या फैला हुआ था, चार्ज फैला हुआ था, जिसके चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। और उस चार्ज में तुमने क्या करा, एक छोटा सा वॉल्यूम काट लिया और वहां से पूछना है व्हाट इज द नेट फ्लक्स। अगर नेट फ्लक्स तुम्हारा पॉजिटिव आया इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी चार्ज है दैट इज पॉजिटिव इन नेचर। इस तरह क्वेश्चन आता है, अगर गॉस में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा है पॉजिटिव है, क्योंकि नेट फ्लक्स इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, मान लो 6 ये 160 होता, ये जो वैल्यू यहाँ आ रही है वो कितनी होती 160 होता, तो 160 केस में जो पूरा पाई नेट आता वो नेगेटिव आता। और नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब है कि यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, ये और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे गॉस लॉ पढ़ने के बाद। तो ये सब जो फॉर्मूला है ना जिसमें इतना मेहनत कर करके हमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उसके बाद आया गॉस, उसने बोला कि ये हमारे पास अगर स्पेशल कुछ बॉडीज है, स्पेशल स्पेशल बॉडीज के लिए अप्लाई करते हैं, सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अच्छी चीज है सब पे अप्लाई नहीं होती है, गॉस अच्छा चीज है। तो ये स्पेशल बॉडीज पे ही अप्लाई होता है। अब लिखेंगे गॉस लॉ और देखते हैं ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। गॉस लॉ लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ net electric flux, net electric flux, according to this law, net electric flux passing through any closed surface, net flux passing through any closed surface, यानी ये जो भी गॉस लॉ है किसके लिए अप्लाई करेंगे, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस वॉल्यूम इनक्लोज करता है वो लिखवा देंगे, इज इक्वल टू, लिखे हो इज इक्वल टू, नहीं लिखे हो, नहीं लिखे, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, is equal to product of 1 by epsilon naught is equal to product of 1 by epsilon naught, ऐसे लिख देना पूरा, product of 1 by epsilon naught and net charge enclosed inside the surface, net charge enclosed inside the surface, surface कैसा है closed है, enclosed inside the surface, मतलब ऐसा कुछ है। ये मान लो एक क्लोज सरफेस है, अब ये 2D में दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैसा होगा, एक सर ने ऐसा प्लेन सरफेस पे लाइन खींच दिया तो ये प्लेनर फिगर हो गया। ये कैसा सरफेस है, मान लो एक झोला है, ठीक है, झोला को ऐसे बंद कर दिया, पॉली बैग है उसको बंद कर दिए, तो पॉली बैग को बंद करोगे तो क्या करेगा, वॉल्यूम इनक्लोज करेगा। अब उस वॉल्यूम में बहुत सारे चार्जेस है, मान लो प्लस Q1, प्लस Q2, माइनस Q3, माइनस Q4 एंड Q5 सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस अगर इस पे रखे हुए हैं, ठीक है, और इधर भी चार्जेस रखे हुए Q6, Q7 ऐसा कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी गॉस थे उनके अकॉर्डिंग क्या है, अगर तुमको कैलकुलेट करना नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है, तुम्हें बस नेट इनक्लोज चार्ज निकालना है कि उस सरफेस के अंदर कितने चार्ज बैठे हुए हैं। तो अगर नेट इनक्लोज निकालोगे सरफेस के लिए, क्यू नेट अगर देख रहे हो, क्यू नेट इनक्लोज,
तो कितना होगा Q1, क्या समीशन ऑफ चार्ज होता है, समीशन ऑफ चार्ज में Q1 प्लस साइन का भी ध्यान रखते हैं, ये Q2 पॉजिटिव है प्लस Q3 जो है वो क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव Q3 लिखेंगे प्लस माइनस क्या होगा Q4 और जो Q5 है वो क्या है पॉजिटिव। यहाँ से जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लेंगे एंड जो फ्लक्स होगा 5E, ई रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, तो इट विल बी सिंपली Q नेट इनक्लोज मल्टीप्लाइड बाई 1/एप्सिलॉन करो या फिर सीधे यहाँ से डिवाइड कर दो एप्सिलॉन। तो ये जो छोटा सा फॉर्मूला तुमको दिख रहा है यही क्या है हाँ इसमें हाँ, क्योंकि अगर वैक्यूम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगर तुमको वैक्यूम दिया हुआ या एयर दिया हुआ तो गॉस एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। अगर मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा एप्सिलॉन के पास जाना पड़ेगा, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। गॉस लॉ में इनक्लोज के लिए अगर सरफेस क्लोज है तो बाहर के लिए कोई विद फॉर्मूला में कुछ है ही नहीं, लिखेंगे सारे वो नोट्स में लिख लेंगे, परेशान में तो आएगा तो बच्चा चलिए जो लिखा है वो लिख सरफेस या उसको गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। लिखना है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ surfaces, combination of surfaces, combination of surfaces which enclose which enclose which enclose which enclose a volume which enclose a volume is known as closed surface or Gaussian surface, is known as closed surface or Gaussian surface। ठीक है, तो जैसे अगर मैं सिंपली यहाँ पे एक प्लेट रख दूं, क्या इस प्लेट को गॉसियन सरफेस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सरफेस है जो सिंपली ना तो इस साइड एरिया को इंक्लोज कर रहा है ना तो इस साइड इंक्लोज कर रहा है। लेकिन ऐसा ही 6 सरफेस और लाकर के मैं ऐसे अरेंज कर दूं, 6 सरफेस क्या करा मैंने, ये तो था ही, 5 और ला करके ऐसे अरेंज कर दिया, तो अब ये क्या कर रहा है एक वॉल्यूम इंक्लोज कर रहा है, इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोल सकते हो या क्यूबॉइड बोल सकते हो। तो जब वॉल्यूम इंक्लोज होगा ना तभी जाकर के उसको क्या बोलेंगे गॉसियन सरफेस बोलेंगे। सरफेस है लेकिन रिप्रेजेंटेशन किसके बेसिस पे किया जा रहा है वॉल्यूम के बेसिस पे। अगर वॉल्यूम इंक्लोज नहीं कर रहा है तो फिर गॉस फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मान लो अगर तुमको ऐसा दे दिया एक ओपन हेमिस्फेरिकल बाउल दे दिया, तो क्या इस पे डायरेक्टली गॉसियन फॉर्मूला लगा सकते हो? गॉस लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, इसको मे बी अरेंजमेंट कर करके इंक्लोज कर देंगे, एक ऐसा ही कटोरा और रख दोगे तो इंक्लोज हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला कटोरा था इस पे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर तुमने रख दिया अपने से एक कटोरा, अब जाकर के ये इंक्लोज कर दिया वॉल्यूम, अब इस पे क्या कर सकते हैं गॉसियन फॉर्मूला या गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
surface is independent of किस किस चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा वो बात करेंगे। तो अगेन ध्यान से देखना, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस है, सरफेस अगेन कैसा होना चाहिए, क्लोज, तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ, लिखना shape and size of the surface, shape and size of the closed surface, shape and size of the closed surface, शेप एंड साइज से फर्क नहीं पड़ेगा किसको, फ्लक्स को। अब समझो, ये एक छोटा सा बैग ले रहा हूँ, छोटा सा कैरी बैग लिया मैंने, इसमें भी चार्ज कितना रखा, क्यू रखा। एक बड़ा सा कैरी बैग लिया, उसमें भी कितना चार्ज रखा, क्यू रखा। फ्लक्स इस केस में भी जो होगा क्यू बाई, और इस केस में भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी बाहर का जो क्लोज सरफेस है उसका कुछ भी एरिया रखो, कितना भी साइज रखो, कैसा भी शेप रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमेशा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, दैट विल डिपेंड ओनली ऑन व्हाट, वो इनक्लोज पे डिपेंड करता है, सरफेस पे से जो भी बॉडी है, क्लोज सरफेस है, उसका शेप कैसा है और साइज कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर शेप की बात करें, मान लो तुमने एक ऐसा शेप लिया, एक इस तरीके का शेप लिया है, इन दोनों के अंदर जो इनक्लोज चार्ज है वो कितना है, क्यू है। तो अगेन फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में बी में लिखना, इंडिपेंडेंट ऑफ के बाद बी में लिखना है रिलेटिव अरेंजमेंट, रिलेटिव अरेंजमेंट, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, relative arrangement of charges, relative arrangement of charges inside the surface, relative arrangement of charges inside the surface। ठीक है, रिलेटिव अरेंजमेंट का क्या मतलब है, जैसे ये सरफेस है, इसके अंदर Q1 Q2 Q3 इस तरीके से पुट करा गया। अब कुछ देर बाद इनका अपने में खुद में मोशन हुआ, Q3 इधर चला गया, Q1 इधर आ गया, Q2 इधर आ गया, फर्क नहीं पड़ेगा, जो फ्लक्स होगा अगेन इट विल बी व्हाट, जो पिछले केस में था अभी भी क्या होगा, सेम ही होगा, जब तक ये इसके अंदर है, इधर रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फ्लक्स सेम होगा जब तक ये इसके अंदर प्रेजेंट है। तो रिलेटिव अरेंजमेंट बोलते हैं कि पोजीशनिंग कहाँ है चार्ज का, किस पॉइंट पे रखा हुआ है, अगर इनक्लोज सरफेस है तो कहीं भी रखो, जो फ्लक्स होगा इट विल बी ऑलवेज क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में सी, दूसरे वाले में सी, आउटसाइड चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड चार्जेस, जो भी बाहर चार्ज रखा हुआ है, जो भी चार्जेस कहाँ रखा हुआ है, सरफेस के बाहर तुमने रखा हुआ है, क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है, उसके चलते फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, कोई फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मानते क्या है कि जो बाहर वाले, मान लो कि एक तुम्हारा बॉडी था, यहाँ पे क्या रखा तुमने, क्यू रखा। ठीक है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस बन रहे होंगे, अब जितनी फील्ड लाइंस भी बनेंगी ना, जितना इन करेगा उतना ही क्या करता है, तो फाई इन अगर 3 है तो फाई आउट कितना है, ये भी 3 है, लेकिन जब नेट निकालोगे तो ये नेगेटिव होता है और ये क्या होगा, तो फाई अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आउटसाइड अगर तुमने चार्जेस रखा हुआ है तो ड्यू टू दो चार्जेस देयर विल बी नो फ्लक्स फॉर एनी इन क्लोज सरफेस, सरफेस अगेन बार बार क्या है, क्लोज सरफेस होना चाहिए, नॉर्मल सरफेस से नहीं हो सकते हैं, क्लोज सरफेस से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, इसमें ये इसका काम खत्म हो गया, नंबर 3 यहाँ पे, यही सेम यहाँ तक सेम लिख लो, नंबर 3 इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन नेट चार्ज enclosed in the surrounding
किस चीज पे डिपेंड करेगा? दो चीजों पे, एक नेट चार्ज कितना इंक्लोज हुआ है और साथ ही साथ मीडियम क्या है, क्योंकि मीडियम के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगा। अगर एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है तो फिर किसके लिए यूज कर रहे हैं वो? एयर या फिर वैक्यूम के लिए। ठीक है, देखो डाइपोल अगर रखा हुआ है एक इनक्लोज सरफेस के अंदर, मान लो 1000 डाइपोल रख दिया, या फिर कैपेसिटर रख दिया, चार्ज कैपेसिटर रख दिया 1000। इन दोनों के चलते मान लो एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, वहां पे 1000 डाइपोल रखा हुआ है, तो इसके चलते फ्लक्स कितना होगा? जीरो, क्योंकि डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होता है? डाइपोल का नेट चार्ज जीरो होता है, क्योंकि डाइपोल के केस में इधर नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नेट निकालोगे कितना आ गया? जीरो आ गया। डाइपोल अगर बहुत सारे डाइपोल एक क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए हो, बहुत सारे डाइपोल अगर रख दोगे तो इसके चलते फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि क्यू इनक्लोज कितना है? डाइपोल है उसके अंदर, लेकिन डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। सेम चीज कैपेसिटर के लिए भी होता है। अगर कैपेसिटर के लिए बात करोगे तो एक प्लेट पॉजिटिव क्यू है तो दूसरा प्लेट क्या होगा? तो अगर इस कैपेसिटर को उठा करके मैं यहाँ पे रखूंगा, तो एक कैपेसिटर को उठा करके रखते तो क्यू नेट कितना होगा? जीरो। तो एक रखो, 1000 रखो, 10,000 रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। तो जब क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें डाइपोल इंक्लोज करके रखा हुआ है या कैपेसिटर इंक्लोज करके रखा हुआ है, उसके चलते फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। लिख लो, छोटी सी चीज है लेकिन फिर भी नोट में लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में करके। नेट फ्लक्स ड्यू टू net flux due to dipole and charge capacitor due to dipole and charge capacitor inside a closed surface is always zero. हो गया। और नेक्स्ट नोट, पांचवा नोट लिखेंगे। देखना, Gauss law is Gauss law is an alternate option. Gauss law is an alternate option to Coulomb's law. Alternate option to Coulomb's law for calculation of for calculation of electric field due to electric field due to spatial charge distribution सबके लिए यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर रिंग के लिए कैलकुलेट करना है तो फिर गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। अगर रिंग दिया है तुम्हारे पास और बोल रहा है बताओ इस रिंग के चलते गॉस फॉर्मूला यूज करके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, नहीं बता पाओगे। ये कैलकुलेट करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? कूलम्स के पास जाना पड़ेगा, कूलम्स ही बता सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास हॉलो स्फीयर है, ये चार्ज है, इसके लिए दोनों यूज कर सकते हैं, कूलम्स वाला भी यूज कर सकते हो, गॉस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके लिए गॉस यूज कर रहे हो तो क्या होता है? ज्यादा इजी होता है। इसलिए जहां इजी होगा जिस भी बॉडी के लिए, उसके लिए क्या कर लेंगे? यूज गॉस लॉ यूज कर लेंगे। जहां भी गॉस लॉ फेल हो जाएगा, गॉस लॉ फेल होता है जैसे कोई नॉन सिमेट्रिक बॉडी दे दिया, नॉन सिमेट्रिक अरेंजमेंट दे दिया, उस केस में गॉस लॉ फेल हो जाता है। गॉस लॉ मोस्ट ऑफ द केसेस सिमेट्रिक बॉडी जिसके लिए तुम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो, अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा तभी वहां पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। और अगर गॉसियन सरफेस नहीं बन रहा है तो फिर गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है, गॉसियन सरफेस नहीं बन पा रहा है, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए किसके पास जाते हैं? कूलम के पास जाते हैं।
अब कूलम का अल्टरनेटिव फॉर्म क्यों है, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूला था फ्लक्स के लिए, और फ्लक्स क्या है तुम्हारे पास, फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब इनक्लोज सरफेस है उसके लिए क्या आता है, यहाँ पे एक ऐसा सिंबल आता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड वॉल्यूम। इंटीग्रेशन, इसको सर्कुलर इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, मतलब जहां से स्टार्ट करा वहीं पे घूम के आ गए और सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर इंटीग्रेशन या क्लोज इंटीग्रेशन। तो फ्लक्स निकालने का ये एक मेथड था हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन से आ रहा था। बेसिक डेफिनेशन क्या था, हमने डी फाई कैलकुलेट करा था, वहां से ये आया था ई डी एस। लेकिन इसमें गोला क्यों लगा रहा है, इंटीग्रेशन के ऊपर गोला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अब क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, तो क्लोज सरफेस से जब फ्लक्स निकालना होगा तो जहां से चलेंगे वहीं पे फिर घूम के आ जाएंगे, तो सरफेस क्या हो गया, क्लोज हो गया, इसलिए ये क्लोज इंटीग्रेशन। दूसरा गॉस लॉ से हमें पता क्या चला, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कभी किसी एक बॉडी के लिए फ्लक्स निकालोगे तो दोनों फॉर्मूला से क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तुम गॉस फॉर्मूला यूज कर लो या फिर जो बेसिक डेफिनेशन है फ्लक्स का वहां से कैलकुलेट कर लो, कैसा भी सरफेस हो, ये बस इन क्लोज के लिए अप्लाई है, इसके पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको क्लोज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और इन क्लोज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे तुम बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने एक जो ये क्वेश्चन करवाया था, ये कौन सा टाइप का था, बेसिक का क्लोज था, जहां पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, फिर वहां से नेट कैलकुलेट करे थे। तो ये अब ये क्लोज सरफेस है, बेसिक से आ जा रहा है। और क्लोज सरफेस का अभी अभी किसने दिया, गॉस ने भी एक फॉर्मूला दिया फ्लक्स निकालने का, फॉर सम स्पेशल केसेस, स्पेशल बॉडीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों से जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 तुम क्या लिख सकते हो, क्यू इन क्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर किससे होगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये होगा। यानी अगर तुमको क्यू इन क्लोज पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, डीएस उस सरफेस के लिए, इसीलिए डीएस दिया जाता है ताकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए। मतलब जिस सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस बन जाता है उसके लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, और इंटीग्रेशन सिंपल होगा, कैलकुलेट कर लोगे। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें अगर ई अननोन है तो हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होता है कि जो यहाँ से ई आता है, ई वेक्टर इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस। ऑल चार्जेस कहने का मतलब इनक्लोज्ड प्लस आउटसाइड, आउटसाइड भी जो चार्जेस है वो भी, इनक्लोज जो चार्जेस होंगे वो भी। लेकिन यहाँ जो वैल्यू पुट करना है गॉस का जो फॉर्मूला है उसमें जो क्यू प्लेस करते हैं वो क्या होता है, वो इनक्लोज का आता है। ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ये है, मतलब फ्लक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फ्लक्स जीरो आने का मतलब आउटसाइड के चलते फ्लक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन तो होगा ही, जैसे इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट पे अगर क्यू ये आउटसाइड है, बहुत सारे चार्जेस हम इनसाइड करेंगे, तो अगर तुमने फील्ड लाइंस ऐसा बनाया हुआ है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका भी कंट्रीब्यूशन आया और इसका भी कंट्रीब्यूशन आया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज करेंगे ना वहां पे आउटसाइड का भी कंट्रीब्यूशन है और इनसाइड का भी कंट्रीब्यूशन है, भले उसका फ्लक्स के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आउटसाइड चार्जेस पे फ्लक्स के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे जाओगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दिखेगा आउटसाइड चार्जेस के लिए। इसलिए इस फॉर्मूला में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये किसके चलते होता है, ड्यू टू ऑल चार्जेस, भले वो इनक्लोज हो या फिर आउटसाइड हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गॉस लॉ का फॉर्मूला है उसमें जो इनक्लोज होगा, क्यू इनक्लोज हमेशा क्या लेते हैं, इनसाइड वाले चार्जेस के लिए लेते हैं। आ रही बात समझ में, हाँ। फिर से क्या, नहीं होगा, वही तो समझाए ना अभी, वही तो बोलना है कि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये किसके चलते बनेगा, बहुत सारे चार्जेस के चलते। जैसे तुमने क्या कर दिया, बहुत सारे चार्जेस उठा के एक सरफेस के अंदर, अब इधर है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। ठीक है, अभी क्लोज सरफेस सरफेस नहीं बना रहे, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब तुमने क्या करा, इसको उठा करके इनक्लोज कर दिया, उस चार्जेस को तुमने क्या करा, इनक्लोज कर दिया। अब इधर से तुम सीधे क्या कर सकते हो, इधर से जो भी तुम्हारा, इधर से क्या है,
इसके चलते, इस इनक्लोज चार्जेस के चलते फ्लक्स कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लोगे। अब समझो इसमें हो क्या रहा है ना, कि जब नेट फ्लक्स निकालते हैं ना इस सरफेस से, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड सो ऑन होगा। इसमें दिक्कत क्या होता है कि जब φ1 और φ2 के लिए तुमने निकाला ना, तो इसमें दो पार्ट हो गए। इसमें कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए, एक इनकमिंग का और एक, जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे को खा गए। सारी बात समझ में। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब इसको कैलकुलेट कर रहे होगा बेसिक फार्मूला से, बेसिक फार्मूला से जब इनकमिंग फ्लक्स निकालोगे तो उसमें ई दिखेगा ना। जब बेसिक फार्मूला से फाई इन क्लोज निकालोगे तो उसमें ई दिखेगा। बेसिक फार्मूला से जब आउट गोइंग फ्लक्स निकालोगे तो उसमें भी ई दिखेगा। अब फाई इन से जब निकाल रहे हो तो ई वाला कंपोनेंट, और फाई आउट भी निकाल रहे हो तो ई वाला कंपोनेंट आ रहा है। ये दोनों मिल के जीरो हो जा रहे हैं, ये दोनों का एडिशन कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब ये थोड़ा है कि इन दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था जिसके चलते तुमने फाई इन निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था जिसके चलते तुमने क्या कैलकुलेट करा, फाई आउट कैलकुलेट कर। लेकिन जब नेट कर रहे हैं तो कितना आ गया, जीरो आ गया। अब इसका मतलब ये कंक्लूजन थोड़े निकाल लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इस चार्ज के चलते जीरो हो गया। आ रही बात समझ में। पिछला वाला जो क्वेश्चन करवाया था समझना, ये भी वहां से भी समझ सकते हो। ये तुम्हारा क्यूब था, ये क्यूब था। मान लो इस क्यूब को रख देते हम कहा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस क्यूब को कहा रख देते, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके लिए ई की वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम है। अब देखो यहाँ से जो इनकमिंग फ्लक्स है वो और जो आउटगोइंग फ्लक्स है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों कितना हो गया, सेम हो गया। क्योंकि इस बार यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पर भी है। मतलब इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स कितना आ गया, सेम आ गया। यानी फाइनेट कितना हो गया, जीरो। अब फाइनेट जीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब, इसलिए जब इस ये फॉर्मूला जो लिखते हैं इसमें क्या आएगा, सबका कंट्रीब्यूशन दिखेगा, सारे चार्जेस का। और वो गॉस लॉ अपने आप, जो गॉस का फॉर्मूला है वो लगाते हैं, तो गॉस लॉ क्या करता है, जो भी इनक्लोज चार्जेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन रखता है, फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन रखता है। और जो आउटगोइंग चार्जेस है उनका कंट्रीब्यूशन क्या करता है, जीरो कर देता है। आ रही बात समझ में। हो गया, हटा दे इसको। टाइम बचा, चलो ठीक है, लिखना। अब देखो एक जो प्रॉब्लम करा था हमने, कौन सा प्रॉब्लम, पाउल वाला। कौन सा लिखा था, नहीं नहीं वो बस समझाने के लिए था, वो बस ये वाला चीज समझाने, कितना ही लिखो बस। ये तो यहाँ लिखाया गया, ये नोट में लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हो, ये पूछ भी देता है कभी कभी। अब देखो एक प्रॉब्लम करवाए थे, कौन सा प्रॉब्लम, कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। और उस हेमिस्फेरिकल बाउल के सेंटर पे हमने क्या करा था, एक चार्ज को रखा था, चार्ज क्यू। और इस चार्ज क्यू के चलते पूछा था नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल बाउल ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक। तो उस टाइम में ना हमें कॉस्लो नहीं पता था, तो हमने नॉर्मल मेथड से करा था। और वहां से जो फाई का वैल्यू आया था, कितना आया था, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। नॉर्मल मेथड मतलब जो भी प्रॉपर डेफिनेशन है उससे फॉलो करके ये लाया था। अब चलते हैं गॉस के पास। गॉस ने बोला कि हमको क्लोज सरफेस लाके दे दो, मैं फ्लक्स बता दूंगा आराम से। तो देखो ये क्लोज सरफेस है नहीं है, क्योंकि इधर से ये ओपन है। जैसे बाउल लोगे ना तो ऊपर से क्या है, वो ओपन है, तो उसको क्लोज सरफेस नहीं बोलते हैं जब तक वो क्लोज नहीं होगा। तो क्लोज करने के लिए एक ऐसा ही कटोरा इधर ला कर रख देंगे, तो रख दोगे तो इसके लिए जो फाई नेट होगा, इट विल बी Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स Q नेट आया, लेकिन जो तुम्हारे पास हेमिस्फेरिकल आएगा, हेमिस्फेयर के चलते आएगा, इट विल बी फाई नेट बाई 2, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन आधा ही है। आधा कौन कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा साइड वाला कटोरा। तो ये कटोरा प्लस ये कटोरा दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तब ये गॉस लॉ का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्योंकि Q इनक्लोज कितना हो गया, अब क्यू को इनक्लोज करना पड़ता है। जैसे सरफेस पे अगर चार्ज है ना तो उसको ऊपर ला करके रख दोगे तो क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। तो गॉस से हमें ये दिखा। अब जो हेमिस्फीयर से पास करेगा वो इन पूरे का कितना होगा, आधा होगा, क्योंकि ये आधा सरफेस एरिया है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फाइंड आउट बाई 2 सिंप्लीफाई करोगे अल्टीमेटली, तो ये चीज इधर से भी निकाल सकते हैं और ये चीज
गॉस से भी निकाल सकते हैं अगर तुम वहां पे गॉसियन सरफेस बना पा रहे हो तो। आ रही बात समझ में? ठीक है। एक और करेंगे तो ये लिख लियो, जल्दी लिखो। क्वेश्चन पीछे लिखा गया तो वहां से छाप लेना। क्वेश्चन पीछे लिखवाएगा ना, वहां से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कितना कितना तो क्वेश्चन करवा दिए, कौन सा पीछे वाला जिसमें हेमिस्फेयर और चार्ज है। हो गया लिखना। चार्ज क्यू, a charge q, a charge q is kept, charge q is kept at the corner, a charge q is kept at the corner, at the corner of a cube, at the corner of a cube, cube cube, then find net electric flux, then find net electric flux passing through the cube, net electric flux passing through the cube due to the charge, due to the given charge या due to the charge. क्यों भाई? चलो इसमें क्या है कि अगर नॉर्मल फॉर्मूला से करने जाओगे, नॉर्मल फॉर्मूला कहने का मतलब ई डी एस वाले फॉर्मूला से, तो ये सवाल होगा नहीं होगा। क्योंकि देखो इसके चलते जो फील्ड निकल रहा, फील्ड क्या होगा, ऑल थ्री डायरेक्शन में ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा जो फ्लक्स लाइन होगा। अब वो जब इस सरफेस पे पहुंचेगा, इस सरफेस पे होगा, हर एक पॉइंट पे उसका एंगल सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बहुत सारी चीजें कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको किस फॉर्मूला से करने का सोचो तो ई डी एस वाले फॉर्मूला से अगर करने का सोचोगे तो फिर इसको करने का मेथड क्या होगा, अगर ये चार्ज अंदर होता, कहा होता अंदर, तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, सीधे गॉस लॉ लगाते काम बन जाता। लेकिन ये रखा कहा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है। कॉर्नर पे रखे चार्ज को हम ई क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा बहुत सारा क्यूब ला करके अगर सजा दे ऊपर नीचे तो क्या करेगा, काम बन जाएगा। तो इसको देखो आधा चार्ज ढकना है तो एक यहाँ क्यूब ला करके रख देंगे, और जस्ट इसके पीछे एक क्यूब और इसके पीछे एक क्यूब रख देंगे, तो उसके चलते भी चार्ज ढकेगा, लेकिन क्या ढकेगा, आधा ढकेगा। जैसे मान लो एक बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है और एक कोने पर लड्डू रखा हुआ है, तो अगर उसको ढकने की कोशिश करोगे तो नीचे अगर 3 और अरेंज कर देंगे तो आधा ही लड्डू ढकेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर वैसा ही अरेंजमेंट ऊपर से भी ढकना पड़ेगा। मतलब ऐसे अगर 7 और अरेंज कर दो, एक यहाँ, एक इसके पीछे, एक ये तीसरा, एक इसके पीछे चौथा, जस्ट इसके ऊपर 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, अगर ऐसा क्यूब अरेंज कर दोगे तो ये पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। तो वो बनाएगा एक बड़ा सा क्यूब। तो जो बड़ा सा क्यूब बनेगा, जिसका ये एक पार्ट है छोटा सा, बड़ा सा क्यूब कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसका ये क्या बना रहा है, एक छोटा सा पार्ट, उसके लिए ये चार्ज कहाँ चला गया, इनसाइड पॉइंट पे चला गया। सेंटर पे कहा गया या कहीं गया उससे मतलब नहीं है, इनसाइड तो चला गया ना, इतना तो कंफर्म है। इस बड़े वाले क्यूब के लिए क्या हो गया, इनसाइड में चला गया। यानी इस बड़े वाले क्यूब के लिए अगर 5 बिग कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, क्यू बाई साइलेंट नॉट। लेकिन तुम्हें 5 बिग नहीं निकालना है, तुम्हें किसके चलते निकालना है, के चलते, ये छोटे वाले के चलते। तो ऐसा कितना तुमने रखा हुआ है, 7 और रखा हुआ है, इसको मिला करके 8 हो गया। यानी अगर इस स्मॉल वाले से निकालना है तो पूरे का क्या करना पड़ेगा, 5 स्मॉल जब निकालोगे तो इट विल बी 5 बिग बाई 8, क्योंकि जो बड़ा वाला क्यूब है वो ऐसे कितने अरेंज करने से मिल रहा है, 8 अरेंज करने से मिल रहा है। तो अगर एक से फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई जो भी एलिमेंट है टोटल,
तो यहाँ से फाई नेट कितना आ जाएगा, फाई नेट जो गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग फाई स्मॉल कितना होगा, इट विल बी सिंपली क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी बना सकता है, जैसे ये कॉर्नर पे रखा हुआ था, अगर एक साइड पे रख देता, साइड पे रखेगा तो कितना होगा, साइड पे रखेगा तो एक, एक साइड में, यहाँ पे अगर रखा हुआ तो क्या करना पड़ेगा, एक और ऐसा ला करके चिपका दो। यहाँ पे अगर स्पेस पे रख दिया तो एक क्यूब और इधर से ला करके चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्लोज हो जाएगा, यानी फाइव क्यू, फाइव क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैसा तुमने एक और अरेंज करा हुआ है इसकी तरह। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे चेक कर लेना कि कितने से इंक्लोज कर रहे हैं, जितने से पूरा बॉडी बन रहा होगा जितना, और एक्स्ट्रा तुमने ऐड करा जो प्रेजेंट था वो, और जो तुमने एक्स्ट्रा ऐड करा सब मिला करके टोटल एलिमेंट दे देगा, और उस टोटल एलिमेंट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट तुम ऐड कर रहे थे, एक एलिमेंट पहले से था, टोटल एलिमेंट कितना हुआ, दो, दो से डिवाइड कर देंगे। आ रही बात समझ में? एक और लिखेंगे, चार्ज Q is placed, a charge Q is placed over a square plate as shown. Find net, find flux passing through. ऐसा प्लेट दिया हुआ, यहाँ से मान लीजिए साइड ए बाई 3 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखो, क्या करेंगे इसमें, देखो अगेन ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर पाओगे अगर नॉर्मल मेथड से करने जाओ। नॉर्मल मेथड कहने का मतलब कि वो जो ई वाला कंपोनेंट है उससे लेकर करोगे तो ये डिस्टेंस, हर एक डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, अलग अलग होगा। जैसे ये जो भी प्लेट है ना, इस प्लेट का डिस्टेंस इस चार्ज से हर एक पॉइंट पे क्या है, मैंने जो लिखा हुआ ये क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है A/3, लेकिन बाकी कोई पॉइंट लोगे तो ये डिस्टेंस होगा, इसके लिए ये डिस्टेंस होगा, इसके लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। तो जब देखो ऐसा क्वेश्चन होता है ना, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट आता है सॉलिड एंगल का। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अगर पढ़ाया नहीं हो उतना डिटेल में कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला अगेन जो एडवांस लेवल का है उस तरीके क्वेश्चन अगर आता है एडवांस वाले सॉल्व कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे, भले वो यूज कर लेना कभी अगर मॉड्यूल वोड्यूल में सवाल दिख जाए तो। सब सॉलिड एंगल पे तुमसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अब इसमें तुमसे कैसे पूछ सकता है ना, तुमसे मॉडिफाई करके थोड़ा सा पूछ सकता है कि मान लो ये प्लेट था और इस प्लेट से A/3 नहीं A/2 ऊपर रखा हुआ है, ये जो चार्ज रखा हुआ है कितना ऊपर रखा हुआ है, A/2, A/2 रखा हुआ है ना, तो फिर सॉलिड एंगल की जरूरत नहीं है। तुम्हें सॉलिड एंगल की जरूरत कब पड़ेगी, जब ऐसा दे देगा कि ये A/3 रखा हुआ, A/4 रखा हुआ, A/8 इस तरीके से सिमेट्रिक नहीं होगा, तब तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कहा कर दिया, हाफ पे कर दिया, अगर इसका साइड ए, हाँ साइड अगर ए है और
जो रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, a/2 पे रखा हुआ है, a/2 ऊपर रखा हुआ है, तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे 5 और सरफेस ला करके सजा दोगे तो ये क्या बना देगा, क्यूब बना देगा इस तरीके का। और नीचे वाला जो सरफेस रखा हुआ है उससे कितना ऊपर रखा हुआ था, सेंटर पे चला जाएगा, यानी वो क्यूब के क्या चला गया, सेंटर पे चला गया। तो क्यूब के जब सेंटर पे जाएगा ना तो क्यू इंक्लोज कितना हो जाएगा, क्यू इंक्लोज क्यू हो गया। तो इस क्यूब के चलते फाइव क्यूब जो होगा इट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझना, इस केस में भी अगर तुम इंक्लोज करते ना, इंक्लोज करते तो इंक्लोज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आता। इंक्लोज करते लगा करके 5 अलग से तो इंक्लोज हो जाता, 5 क्यूब निकल जाता। 5 क्यूब जो होगा वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता। लेकिन इस केस में तुम ईच सरफेस से ऐसा करके नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि अभी जो चार्ज है ना वो थोड़ा सा नीचे है। तो जब नीचे है तो इसके ज्यादा क्लोजर है, ऊपर वाले सरफेस से क्या है, दूरी पे है। तो यहाँ से फ्लक्स कुछ और पास करेगा, ऊपर वाले सरफेस से क्या होगा, कुछ और फ्लक्स पास करेगा। तो तुम उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के नीचे सीधे 6 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। 6 से डिवाइड कब कर सकते हैं, जब चार्ज क्यूब के कहाँ रखा हुआ हो, सेंटर पे। जब क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि एक सरफेस से निकालना, और एक सरफेस से निकालने के लिए क्यूब वाला कंसेप्ट यूज तभी करेंगे जब चार्ज कहाँ रखा होगा, क्यूब के सेंटर पे। क्यूब के सेंटर पे अगर नहीं रखा हुआ है तो तुम ईच सरफेस से चार्ज, इस सरफेस से फ्लक्स नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है तो इसलिए फेस से कितना हो जाएगा, फेस, एक फेस से इट विल बी सिंपली क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ पे क्या बोल रहे हैं। तो ये वाला सॉल्व तुम नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि अगेन सॉलिड एंगल का कंसेप्ट चाहिए, और सॉलिड एंगल का कंसेप्ट जो भी सवाल आता है मोस्ट ऑफ द टाइम एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला रट लोगे उससे हो जाएगा, लेकिन फालतू में रटने का जरूरत नहीं है। और सिमेट्रिक अगर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, यानी मैं लिख सकता हूँ इफ चार्ज इज प्लेस्ड, ये लिखने के बाद लिख लेना, if charge is placed at the center of the cube, if charge is placed at the center of cube, then phi cube by phi face इक्वल टू कितना होगा, 6/1। सिंपली इसका तो भाई ठीक है, अरे बता दिए कि सॉलिड एंगल होता है अब उसके पीछे ही पड़ जाए, इसलिए नहीं बोलते हैं कुछ नया। चलो देख लो, टाइम बचा हुआ, नहीं बचा हुआ तो बस लिख लो हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ ओस्लो। चलो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।